आज हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जो कि हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हिला के रख दिया, अंग्रेज़ों की जड़ों को पूरी तरह से हिला दी। मतलब ये बहुत बड़ा आंदोलन था और इस आंदोलन ने तय कर दिया कि अब अंग्रेज़ यहाँ पे नहीं रह सकते और उनको भी समझ में आ गया कि भारतीय जनता अब बगावत पे उतर चुकी है, यहाँ पर रहना हमारा मुश्किल है। अब वो जान बचा रहे थे। इस आंदोलन में ऐसा कुछ हुआ, इस तरह से गतिविधियां हुई कि उन्होंने अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया, उनका जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ से भागने लगे, अति शीघ्र यहाँ से चले जाने की कोशिश करने लगे। तो इसमें देखते हैं, हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन की, जो कि 1915 से लेकर 1947 तक की बात कर रहे हैं हम, उसी के बीच की घटनाओं को लेकर चल रहे हैं हम। इसमें भी हम इस टाइम फ्रेम को बोलते हैं गांधी युग। 1915 से लेकर 1947 तक पूरा ये गांधी युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारी एक्टिविटी गांधी के आसपास ही होती रही थी और गांधी ही इस स्वतंत्रता आंदोलन को आगे ले जाते रहे और जहां मन किया वहां पर रोकते भी रहे अपने हिसाब से। कुछ चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। तो देखते हैं कारण। किसी भी आंदोलन को स्टार्ट होने के लिए, शुरू होने के लिए कुछ कारण जरूर होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ अपने आप स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए। तो देखते हैं क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता। क्रिप्स मिशन वापस जो आया था क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, उसको किसी भी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। उसके जो प्रस्ताव रखे गए थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। तो उसको क्या करना पड़ा, वापस चला गया और उसको सरकार ने वापस ले लिया और जो क्रिप्स प्रस्ताव थे वो वहीं की वहीं ख़त्म हो गए, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव रखे गए थे जो किसी भी तरह से स्वीकार योग्य नहीं थे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी लोग अगर स्वीकार योग्य नहीं है तो स्वीकार करेंगे ही नहीं। तो वो सरकार ने वापस ले लिया। आगे था चर्चिल का भारत को स्वाधीनता न देना। गांधी जी ये समझ गए थे, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। तो गांधी जी ये समझ गए थे कि चर्चिल नहीं चाहते कि भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी दी जाए। वो इसको अपना उपनिवेश बनाए रखना चाहते थे और यहाँ से जितना हो सके संपत्ति को लेके जाना चाहते थे, दोहन करना चाहते थे इसको। तो ये समझ गए थे कि गांधी जी समझ गए थे कि चर्चिल नहीं चाहते कि जल्दी से आज़ादी दी जाए। तीसरा कारण था भारत पर जापान के आक्रमण का भय। उस समय 1942 में जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो अपने चरम पे था और जिस गुट में ब्रिटेन था उसके अगेंस्ट था जापान। तो जितने भी उपनिवेश ब्रिटेन के थे उन पर जापान के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। तो जापान इधर से आक्रमण करते हुए, पूर्वोत्तर भारत से आक्रमण करते हुए उधर वाले देशों से, तो वो आक्रमण करता हुआ रंगून तक पहुंच गया। रंगून था पहले बर्मा की राजधानी था, तो बर्मा तक पहुंच गया था और बर्मा भारत की सीमाओं से लगता है। तो अब हमारे देशवासियों को ये, हमारे गांधी जी को, राष्ट्रवादियों को ये भय सताने लगा कि अगर यहाँ से अंग्रेज नहीं गए तो जापान हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा और पता नहीं कितने और सालों तक हमको गुलाम रहना पड़ेगा। इस वजह से भी गांधी जी ने क्या किया, इनको बाहर खदेड़ने के लिए एक और जन आंदोलन करने की कोशिश की और शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इसी का परिणाम था कि वो नहीं चाहते थे कि कोई और हमको गुलाम बनाए और 100-200 साल तक और उनकी गुलामी सहते रहें। तो भारत जितना जल्दी हो सके, भारत को गांधी जी आज़ाद कराना चाहते थे अंग्रेजों से, क्योंकि यहाँ पर उनकी उपस्थिति दूसरे देशों को आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रही थी। अगर वो यहाँ पर रुके रहते तो जापान आक्रमण कर देता और ये विश्व में सबसे बड़ा उपनिवेश था ब्रिटेन का। अगर ये जापान के कब्जे में आ जाता तो जापान के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती, जिसको ये रोक नहीं सकते थे। आगे देखते हैं, ये हो गया कारण। आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बम्बई के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें ये प्रस्ताव पास किए गए, बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ कि हम भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे या शुरू करेंगे। ये ध्यान रखना है इसको। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन विशाल बहुमत से पास हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस वाले अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ, तो वो बम्बई अधिवेशन, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में वो पास हुआ था। ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगला है गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक जन आंदोलन। इसमें प्रस्ताव में पास किया गया कि इसका आंदोलन का जो भी शुरुआत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, वो गांधी जी के अकॉर्डिंग चलेंगे।
और गांधी जी ने कहा इसके लिए कि हमारा जो ये आंदोलन होगा वो अहिंसात्मक ढंग से चलेगा, हिंसात्मक आंदोलन नहीं होगा। हमको वही चीज़ें अपनानी है जो अब तक अपनाते आए हैं। हम सिर्फ स्वतंत्रता के लिए अपने सिद्धांतों को नहीं गंवा सकते। तो ये गांधी जी का जन आंदोलन था। आगे क्या था, गांधी जी ने परिस्थितियों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भाषण दिया उस दिन 8 अगस्त 1942 को बंबई में अधिवेशन में। क्या कहा गांधी जी ने भाषण में, कहा मैं यदि हो सके तो तत्काल इसी रात सुबह होने से पहले स्वाधीनता चाहता हूं। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, करो या मरो। उन्होंने इस अधिवेशन में करो या मरो का मंत्र दिया, नारा दिया। देशवासियों से कहा कि कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी आज़ादी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा दोबारा से गुलाम बनने का चांस है, मतलब हम दोबारा से गुलाम बन सकते हैं। तो इन्होंने जितना जल्दी हो सके आज़ादी पाने की कोशिश की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जिसमें जापान एक तरफ से बहुत भयंकर तरीके से आक्रमण कर रहा था। आगे देखते हैं। तो ये था आंदोलन की शुरुआत। अब आंदोलन का कार्यक्रम क्या था हम आज देख लेते हैं। आंदोलन के कार्यक्रम में गांधी जी ने आंदोलन का आधार अहिंसा को बताया था। उन्होंने कहा हमको आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से आगे ले जाना है। ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी भयानक परिस्थितियों में जो कोई अहिंसा की बात करे वो बहुत बड़ी बात होती है कि हमको अपना संयम नहीं खोना है। हमको आज तक जो हमने सिद्धांत अपनाया था उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे। हम अहिंसात्मक ढंग से आगे बढ़ेंगे। हमारा आंदोलन आज भी अहिंसात्मक ढंग से चलेगा और इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात थी कि गांधी जी ने अपना आपा नहीं खोया कि नहीं मुझे किसी भी कीमत पे अगर आज़ादी चाहिए तो मैं हिंसा भी करूं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात लगी यहाँ पर। उन्होंने अभी भी आंदोलन का जो आधार बताया है अहिंसात्मक ढंग से बताया, हिंसा नहीं बताया। आगे है प्रत्येक व्यक्ति अपना मार्गदर्शक खुद होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सिद्धांत तय नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ अहिंसात्मक ढंग से चलना है और हर इंसान अपना मार्गदर्शक खुद होगा। उसको खुद देखना है कि मुझे क्या करना है। अब ये चीज़ लोगों पे इसलिए छोड़ी, राष्ट्रवादियों पे, क्रांतिकारियों पे, कि हो सकता है कि कहीं हिंसा करनी पड़े। डायरेक्टली गांधी जी ने नहीं कहा कि आप हिंसात्मक ढंग से काम कीजिए। अब परिस्थिति यहाँ तक आ गई थी तो गांधी जी ने कहा कि आप अपना मार्गदर्शन खुद कीजिए। अगर कोई आपको मार रहा है तो बचाव कीजिए, मारो। अगर मार रहा है तो बचाव कीजिए, अगर बचाव नहीं कर पाते तो उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। या तो कुछ कर जाइए, मार डालिए, या मर जाओ, या तो मार दो या मर जाओ, मुझे आज़ादी चाहिए। क्योंकि करोड़ों देशवासियों को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी था जो कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना था। आगे देखते हैं 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। पहले ही तैयार थी सरकार के अगर गांधी जी कुछ भी कदम उठाएं और उनको अंदर कर दिया जाए। ये सभी पहले से ही तैयार रहते थे क्योंकि पहले से ही बहुत सारे कानून उनके हाथ में थे। किसी भी कानून का इस्तेमाल करके वो अंदर कर सकते थे किसी को भी। तो उन्होंने क्या किया, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन शुरू हो गया। जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया वो आंदोलन शुरू हो गया। जो भी जनता थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र असंतोष फैल गया कि गांधी जी को गिरफ्तार कैसे कर लिया। क्योंकि गांधी जी उस समय सबसे ऊपर थे। उस समय सबसे ऊपर मतलब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का आधार थे, चेहरा थे वो। इसलिए गांधी जी की पदवी बहुत ऊपर हो चुकी थी। जैसे ही उनको गिरफ्तार किया वो आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद सभी प्रमुख राष्ट्रवादी नेता एक के बाद एक गिरफ्तार कर लिए गए। जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी जो भी हाथ में आया सरकार के, उन सभी को जेल में भर दिया गया। सरकार ने बहुत सारे आंदोलन का इस तरह से दमन किया कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकली, सबको जेल में डाल दिया गया। इसमें जो कुछ राजभक्त थे, सरकारी राजभक्त, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती थी इन आंदोलन को कमज़ोर करने में। आगे देखते हैं, चलता रहता है सब। आंदोलन के 4 चरण थे, 4 चरणों में विभाजित किया। प्रथम में था नगरों कस्बों में हड़ताल व प्रदर्शन तथा सभाएं। इस चरण में क्या किया गया, नगरों में हड़तालें की गई, कस्बों में हड़तालें की गई, प्रदर्शन किए गए और सभाएं की गई। इसमें क्या किया, सरकारी भवनों को आग लगा दिया गया, टेलीफोन लाइनें उखाड़ दी गई, रेलवे पटड़ी को उड़ा दिया गया। मतलब जनता में इतना ज़्यादा रोष था, इतना ज़्यादा गुस्सा था कि इन सभी को तहस नहस कर डाला शहरों के अंदर।
दूसरा था आंदोलन ग्रामों तक पहुंच गया। दूसरे चरण में क्या हुआ, आंदोलन ग्रामों तक पहुंच गया। गांवों में भी बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। जो भी कर व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। कोई कर नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई नमक कानून नहीं, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। इतनी ज़्यादा आंदोलित हुए हमारे देशवासी। तीसरा चरण, सशस्त्र भीड़ द्वारा अनेक स्थानों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे सरकारी भवन थे, न्यायालय थे, इन सभी जगहों पर जो भी सरकारी दफ्तर थे, सशस्त्र भीड़ ने शस्त्र लेकर उन पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों को मार डाला गया, कुछ को और कुछ को भगा दिया गया। आगे है चौथा चरण, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना, और गांधी जी भी रिहा कर दिए गए। चौथा चरण क्या हुआ, आंदोलन 1944 तक पहुंच चुका था। इसमें बहुत सारे जो राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा कर दिया गया। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध भी कमज़ोर पड़ने लगा था, क्योंकि एक लड़ाई एक समय तक लड़ते लड़ते फिर कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि लंबे समय तक कोई भी चीज़ें उसी रूप में नहीं हो सकती जो कि चली आ रही थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध भी कमज़ोर पड़ने लगा। तो देखा कि अब समय आ गया है, ब्रिटिश सरकार ने देखा कि अब राजनीतिक बंदियों को उन्होंने रिहा करना स्टार्ट किया, जिसमें गांधी जी को भी रिहा कर दिया गया, और आंदोलन थोड़ा थोड़ा धीमा पड़ने लगा। एक समय आया और आंदोलन भी धीमा पड़ने लगा और समाप्त हो गया। एक समय बाद इसको समाप्त कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। आगे देखते हैं आंदोलन की विफलता के कारण। अब इसमें बहुत सारे कारण थे आंदोलन की विफलता के। हाँ, अगर ये आंदोलन सफल हो जाता तो 1944 तक ही भारत को आज़ादी मिल जाती। अब इसमें भी कुछ विफलता के कारण थे कि देखना जो बहुत ज़रूरी है। पहला है निम्न मध्यम वर्ग का योगदान। इसमें उच्च वर्ग का योगदान नहीं मिला, ध्यान रखना है। इसमें जो उच्च वर्ग का उसका योगदान नहीं मिला, इसमें निम्न और मध्यम वर्ग का योगदान था। आगे इसमें क्या था, 7,000 लोगों की मृत्यु और 60,000 से ज़्यादा बंदी बनाए गए लोग। हमारे जो राष्ट्रवादी थे, जो क्रांतिकारी थे और जो जनमानस था, वो 60,000 से ज़्यादा लोग बंदी बनाए गए और 7,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई इस आंदोलन में। अब इसके विफलता के कारण देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, संगठन व कार्यक्रम में कमियां थीं। जो भी संगठन बनाया गया था, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि जाइए करिए और मरिए। कुछ चीज़ें निर्धारित की जाती हैं, लोगों पे नहीं छोड़ा जा सकता, वो अपने हिसाब से चलेंगे। इसलिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित होते हैं तो वो ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसमें संगठन व कार्यक्रम में कमियां थी। सरकारी, दूसरा है, चौथा है सरकारी राजभक्तों की वफादारी। इसमें भी सरकारी काफ़ी राजभक्त थे। जो भी हमारे देशवासी थे वो सरकार की तरफ बहुत ज़्यादा रहते थे और उनको बहुत सारी जो भी हमारी सूचनाएं थी, गुप्त सूचनाएं, उनको पहुंचा देते थे। तो इसमें भी क्या होता था कि जो भी आंदोलन था वो विफल हो जाता था। अगर सरकार को उसकी सूचना पहले ही पता चल जाए कि ये होने वाला है, तो वो लोग क्या करते थे, उनको जाके दबोच लेते थे या मार डालते थे या गिरफ्तार कर लेते थे। तो सरकारी राजभक्तों ने भी इसकी विफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखते हैं सरकार की कठोर दमनकारी नीति, जो कि हर आंदोलन में देखी गई है। सरकार ने हर आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा दमन किया। लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया, जेलों में भर दिया गया, बिना मुकदमा चलाए लोगों में अनिश्चित समय के लिए उनको बंदी बना लिया गया। इस तरह की दमनकारी नीति सरकार द्वारा चलाई गई। मतलब हर को कोशिश की गई इंडिया में रहने के लिए, इंडिया को गुलाम बनाए रखने के लिए, जो कि जरूरी था उनके लिए। आगे है सभी वर्गों व दलों का सहयोग नहीं मिलना। अब अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको बुरा कहने वाले भी आ जाएंगे। तो इसमें सभी दलों, कुछ दलों को लगता था कि ये अंग्रेज यहाँ पर रहें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को लगता था नहीं, ये भागने चाहिए, हम अपना शासन, हम अपने लोगों पे शासन हम खुद करना चाहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे जो दल थे, बहुत सारे जो दल बने हुए थे, उनमें भी सभी का सहयोग नहीं मिल पाया। ये भी एक असफलता का महत्वपूर्ण कारण था। मुस्लिम लीग, इसमें कौन कौन थे, दल तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर प्रमुख देखा जाए तो मुस्लिम लीग, साम्यवादी व उदारवादियों का इसमें समर्थन नहीं मिला। साम्यवादियों का भी समर्थन नहीं मिला, मुस्लिम लीग का भी इसमें समर्थन नहीं मिला। मुस्लिम लीग ने तो इसको खतरनाक आंदोलन कह के इसकी आलोचना की। बहुत खतरनाक आंदोलन है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले ही उन्होंने सांप्रदायिकता के बीज बो रखे थे अंग्रेज़ों ने। उनको कुछ रियायतें देना चाहते थे ताकि वो हमारी तरफ बने रहें। तो मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन नहीं किया, साम्यवादियों ने भी नहीं किया और उदारवादियों ने भी इसका समर्थन नहीं किया। मतलब ये अगेंस्ट में रहे इस आंदोलन के। आगे देखते हैं सिखों व हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं किया। सिखों ने भी, ध्यान रखना है, सिखों ने भी
भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वो इस आंदोलन से उदासीन बने रही और हिंदू महासभा ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। आगे देखते हैं, पारसियों ने इसका समर्थन किया था। जो पारसी समुदाय था उसने इस आंदोलन का समर्थन किया था। पारसी लोग हमेशा से ही भारत के हित में रहे हैं। अब बात हो गई है इसकी विफलता के कारणों की, अब बात करते हैं इसके महत्व की। तो महत्व की बात करें तो ऐसा आंदोलन लाइफ में अंग्रेजों ने कहीं नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, किसी भी उपनिवेश में नहीं देखा था। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि ये इतना भयानक आंदोलन था जहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था कि हम जाएं कहाँ। ये वाक्य थे लॉर्ड लिनलिथगो के। और इसमें क्या था कि इस तरह का जो आंदोलन था 1857 के बाद पहली बार देखने को मिल रहा था कि इतना भयानक आंदोलन और इतने बड़े लेवल पर जो आंदोलन हुआ था वो 1942 से लेकर 1944 तक हुआ था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन में जनता चाहती थी कि अब ये भारत छोड़ ही जाए, अब हमारा कब्जा भारत पे हो जाए और हम अपने देशों पे, अपने देशवासियों पे खुद शासन करें। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत मायनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इस आंदोलन ने ये तय कर दिया था कि अब हमारा भविष्य, हमारे देशवासियों का भविष्य हम खुद तय करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। इसके बाद स्वतंत्रता की जो प्रोग्रेस थी, किस तरह से हमको एक सही तरीके से और किस ढंग से हमको ये स्वतंत्रता देनी है, अब ये बात चलने लगी ब्रिटिश संसद में कि आप चरणबद्ध तरीके से इस तरह से हम आपको स्वतंत्रता दे के यहाँ से चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रीजन था भारत छोड़ो आंदोलन। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में।